हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपका यूनिट रहेगा सेकंड। यूनिट सेकंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक एक एक चीज करके समझते हैं। आज आपका रहेगा ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ये जो दोनों मिलाकर के क्या कर रखा है, सेकंड यूनिट बना रखा है। कौन सा? सेकंड यूनिट ऑडिट एंड अकाउंटिंग। मैं ऐसे बस अकाउंटिंग लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना? ऑडिट का जो बेसिक चीज है, क्या चीज ऑडिट करता है? ऑडिट मीन्स किसी चीज का जांच करना, चेक करना, पता करना। सपोज करिए जैसे आप चेक करते हैं, कोई भी चीज होता है, हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति कुछ चेक करता है। जैसे आपके घर में या आपके परिवार में आप कभी कभार देखते होंगे कि भाई 10 रिश्तेदार आ गए, 5 रिश्तेदार आ गए, 6 रिश्तेदार, 2 कोई आ गए, तो आप ऑडिट करते हैं कितने लोग घर में आए हैं, उनके लिए कितना नाश्ता बनाना है या डिनर कितना बनाना है, ब्रेकफास्ट क्या तैयार करना है। ये सब क्या होता है? एक प्रकार से ऑडिट ही तो बात करती है। ऐसे ही आपके अकाउंट में क्या करता है भाई, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें आप चेक करेंगे मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितने लग रहे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस खर्चे कितने आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों क्या करता है, वो जांच करता है। तो जो आप ऑडिट पढ़ते हैं, इसमें कई चीज़ आप पढ़ते हैं। उसके कॉस्ट को चेक करना, मैनेजमेंट को चेक करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेक करना, ऐसे शॉर्टकट कर देते हैं, अकाउंटिंग को चेक करना, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चेक करना, अकाउंटिंग को चेक करना, पब्लिक अकाउंटिंग को चेक करना, प्राइवेट अकाउंटिंग। ये सारी चीज क्या होती है? जो भी आप किसी प्रकार का लेखा जोखा करते हैं, किसी चीज को बनाने में कितना खर्च आता है, हर एक बारीकी रूप से उसको चेक करना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, ये बेसिक चीजों को आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब जैसे मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पहले बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की, किसी चीज का कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसको बनाने में कितना आपका पैसा खर्च हुआ। अकाउंटिंग मीन्स होता है लेखा जोखा करना है, लेखन की मापन करना। जो आप लेखन करते, एक राइटिंग करते किसी पेपर या कॉपी में, आप क्या करते, उसको एक राइटिंग करते, लिखते हैं कितना हमारा मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड खर्चा है, कितना हमारा डायरेक्ट खर्चा है, कितना हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, एक किसी भी चीज को बनाने में कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना मतलब एक प्रकार से लागत के रूप में कितनी चीजें लगी। जैसे आप देखते होंगे शादी है, पार्टी है, फंक्शन होता है, तो वहां पर जब आप अलग अलग लोगों के लिए डिनर तैयार करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं भाई कितना रॉ मटेरियल लगा, भाई ओनियन कितना लगा, पोटैटो कितना लगा, गार्लिक कितना लगा, ठीक है, मसाले कितने लगे। ये सारी चीजें का आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। यही सारी चीज होती है ऑडिट का काम। मैनेजमेंट में आप जब पढ़ेंगे, मैनेजमेंट, मान लीजिए कोई एक मैनेजमेंट है, कोई एक बिजनेस है, आप उसकी व्यवस्था बनाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकालते हैं, कितनी वैकेंसी निकालना है, कितना नहीं करना है, सिलेक्शन कितने लोग को हुआ, जॉब एनालिसिस कितने लोग को हुआ। तो ये जो बारीकी चीज का आप अध्ययन करते हैं, उस जितने लोग को, कितने लोग को आप स्किल्ड बनाते हैं, कुशलता रूप से कितने लोग को ट्रेनिंग दिया गया, जो आप जांच करते हैं, चेक करते हैं, इसी बोलते हैं ऑडिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप चेक करेंगे भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट आप चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट को चेक करते हैं कितने इनके पास एसेट्स बचे हैं, कितने इनके पास लायबिलिटी बचे हैं, कितने फिक्स्ड लायबिलिटी है, कितने करंट लायबिलिटी है, कितने फिक्स्ड एसेट्स है, कितने करंट एसेट्स हैं। ये बारीकी चीजों का आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, चेक करते हैं, जांच करना। ये प्रक्रिया आपकी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कभी कभार कोई दिक्कत होती है, आप देखते हो एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, तो उसको आप ट्रायल बैलेंस के माध्यम से चेक करते हैं, शेष विधि लगाते हैं, गणितीय विधि लगाते हैं, अर्थात बैलेंसिंग मेथड लगाते हैं और मैथमेटिक्स मेथड लगाते हैं। तो जो मेथड्स के माध्यम से चीज़ों को चेक करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं,
ऑडिट करना, जांच करना। कारपोरेट अकाउंटिंग आता है। कारपोरेट क्या होता है, किसी भी चीज, निगम का व्यापार जो भी आप पे चल रहा है, तो उसमें आप चेक करेंगे भाई कितना हमारे पास शेयर का एप्लीकेशन आया, कितना शेयर अलॉटमेंट हो गया, कितना शेयर जो है इशू हो गया, कितना शेयर का भी फर्स्ट कॉल आया, कि कितने शेयर का फर्स्ट कॉल नहीं आया, कितना शेयर जो फॉर फीचर हो चुका है। ये सारी प्रक्रिया जो है शेयर के रूप में उसको चेक करते, जांच करते हैं। फिर इसी का अब कारपोरेट अकाउंट में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी होती है, उनकी भी जांच करते हैं कि भाई किस शेयर के पास, किस कंपनी के पास क्या 50% शेयर था, इन्होंने दूसरी कंपनी को होल्डिंग के रूप में होल्ड किया है, क्या ये चीज़ सही है कि गलत है। ऐसा तो नहीं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखाया जा रहा है कि मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, लोग उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला वो कंपनी तो पहले डिजास्टर है, घाटे में चल रही है, अब लोगों का पैसा डूब गया। इसीलिए ऑडिट का मतलब है सही चीज़ों का जांच करना। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जो सरकारी अकाउंट्स होते हैं, सरकार के पास जो भी होता है, जैसे आपका बजट जब पेश होता है तो कितना रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, कितना कैपिटल एक्सपेंसेस है, कितना रेवेन्यू रिसीव है, कितना कैपिटल रिसीव है, ये सारी पॉइंट को जांच होती है। बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना करंट अकाउंट चल रहा है, कितना कैपिटल अकाउंट चल रहा है, कितने विजुअल गुड्स हैं, कितने नॉन विजुअल गुड्स हैं, ये सारी चीज़ क्या करता है पब्लिक अकाउंट। जो गवर्नमेंट के सेक्टर होता है, आरबीआई है, आरबीआई की भी जांच की जाती है। आरबीआई के पास कितने कैश रिजर्व रेशियो पैसा है, कितना जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बैंक उनके पास कितना पैसा है, कौन सी बैंक घाटे में चली, कौन सी बैंक प्रॉफिट में चली, एक डाटा उससे हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, पैमाना लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं प्राइवेट, वही चीज प्राइवेट कंपनियां। अब प्राइवेट कंपनी जितने, चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लो, चाहे कंपनियां ले लो, उनकी भी जांच होती है। ऐसा तो नहीं है, आजकल जैसे मार्केट में बहुत सी कंपनियां होती हैं, डिजिटल का ज़माना है, म्यूचुअल फंड पे दिखाएंगे भैया हमारे पास इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, मैं आपको इतना पैसा रिटर्न करूंगा, तो उससे जांच की जाती है। भाई इस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो, इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या शो करती है। ऐसा तो नहीं एसेट्स बहुत ज़्यादा लेकिन बिक्री कुछ नहीं है, या लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा लेकिन एसेट्स कुछ नहीं है इसके पास, कंपनी घाटे में चल रही, प्रॉफिट में चल रही है, ये सारी चीज़ें क्या होती है जांच करना। ये प्रक्रिया जो आपको बेसिक चीज़ें बताई, इसे बोलते हैं ऑडिट। अब बात करते हैं आपका अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग बेसिक जो हमने बात किया 4 अकाउंटिंग। अब 4 अकाउंटिंग 4 अकाउंटिंग कौन कौन से, यही सारी जो अकाउंटिंग हमने ये बात की, यही सेम टू सेम यहाँ है। पहले आपके जैसे होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या पढ़ते हैं, अब आगे हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये तो ऑडिट का हो गया, एक ब्रीफ में हमने समझ लिया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। पहला चीज होता है मैनेजमेंट क्या है, जो भी आपका लेखा जोखा, जो भी प्रक्रिया होती है उसको बैलेंस करना, उसको मैनेजमेंट तरीके से एक सिद्धांतिक रूप से शो करना, उसको दिखाना कि भाई ये हमारे पास, ये हमारी बैलेंस शीट है, जो भी आप बनाते हैं ऐसे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो आपका होता है, एक तरफ आपका लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, और एक तरफ करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ये होती है ना बैलेंस शीट का। तो मैनेजमेंट क्या करती है, इन चीज को मैनेज करना सिखाती है कि अगर आप कोई व्यापार करो, अगर आपके पास एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, जो भी है, गुडविल है, ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत है, लेकिन अगर लोग ये कहें कि भाई आपने फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत है लेकिन करंट लायबिलिटी आपके पास बहुत कम है, बोलेंगे इससे क्या मतलब होता। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, अर्थात सेल भी होगा, परचेज भी होगा, तो दोनों चीज आपको शो करना पड़ेगा। कभी कभार क्या करते हैं लोग मार्केट में इससे घपला करते हैं, बैलेंस शीट ही एक सही तरीका बताती है। अगर आपकी बैलेंस शीट ये दिखाती है, चलो ठीक, बैलेंस शीट भी अच्छा है, फिक्स्ड लायबिलिटी भी अच्छी है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, तो ये जो बेसिक चीज से क्या शो करता है, व्यापार की स्थिति को बताती है। अगर फिक्स्ड लायबिलिटी अच्छी है और करंट लायबिलिटी अच्छी है तो व्यापार ठीक है। करंट एसेट, लिक्विड एसेट आपको मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक है। अब यहाँ लोग चोरी क्या करते हैं व्यवस्था खराब कैसे करते हैं, इसी को मैनेजमेंट अकाउंट उनको सुधारने की एक प्रक्रिया बताती है कि व्यापार अगर आपको लॉन्ग टर्म करना होता है 10 साल 20 साल, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्डिंग डायरेक्ट बनाना शुरू कर देंगे,
कहीं ना कहीं से कुछ उधारी भी लेते हैं, कुछ कैश भी लगाते हैं। जो आप कैश लगाते हैं कैश एसेट्स बोलते हैं, और जो आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन, ये भी एक आपका संपत्ति है। लेकिन जब आप कहीं से उधारी लेते हैं तो उधारी आप लेते भी, उधारी देते भी हैं, दोनों प्रक्रिया करते हैं। उधारी लॉन्ग टर्म हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो इस प्रक्रिया को इसीलिए बताया गया, व्यापार इसलिए वो चेक करती है। क्या ये व्यक्ति अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, प्लांट बना रहा है, कोई बहुत बड़ा एक बिजनेस खोलने जा रहा है अस्थायी रूप में, बड़े बड़े आजकल जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग बनते बड़े बड़े, तो ऐसा है नहीं सब अपने जेब से सिर्फ बिल्डिंग ही जमीन लगा दी है, भाई उसके पास पैसा कहाँ से लाए। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए वो उधार लेता है, लोन लेता है। अब लोन लेगा तो प्रक्रिया दिखाना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि काम सही चल रहा है, बिल्डिंग बना भी रहे, उधार भी लिए। उधार लेने से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों भी होता है। फिर पूछा जाएगा भाई सब उधारे लिए हो कि कुछ अपने कैश से भी लगाते हो, तो बोलेंगे नहीं, कैश से भी पैसा लगाते हैं, अपने जेब से भी कुछ पैसा लगाते हैं लिक्विड के रूप में। ये प्रक्रिया यही व्यापार की स्थिति को बताती है, खान इनका व्यापार सही चलता है। अब कभी काल क्या लोग होता है, बिल्डिंग बनाते हैं, लॉन्ग टर्म ले लिए उधार, कैश नहीं लगाते, तो उनको ये चेक करना पड़ता है भाई आपने लॉन्ग टर्म तो लोन तो ले लिया, आपने बिल्डिंग भी बना लिया, तो बिल्डिंग बनाने के बाद तो आप बिल्डिंग बेचते भी तो होंगे, जब बेचते होंगे तो आपके पास कैश कितना आता है, लिक्विड कितना आया, तो ये चीज शो करता है कितना आपके पास बिका, कितना आपके पास आया। उधारी की बातें करेगा, कैश की बातें करेगा, जिसमें आप पढ़ेंगे सन्ड्री डेब्टर कितने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं। ये पॉइंट आपको व्यापार में समझना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या है, बैलेंस शीट को चेक करना, जांच करना, प्रक्रियाओं को सही तरीके से उसको बताना, ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बैलेंस शीट पे, लेकिन हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। पहला चैप्टर आपका आता है इसमें रेशियो। अब रेशियो एनालिसिस, अब रेशियो एनालिसिस पहला चैप्टर आता है। अब रेशियो एनालिसिस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, रेशियो मतलब क्या कहता है, किस अनुपात में आपके पास मटेरियल है, किस अनुपात में आपके पास लेबर है, किस अनुपात में आपके पास ओवरहेड एक्सपेंसेस है, ये उसकी क्या करती है, एनालिसिस करती है, जांच करती है, चेक करती है। बेसिक पॉइंट यही कहता है रेशियो एनालिसिस, जिसमें आप पढ़ेंगे करंट एसेट, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या करता है, जो अपॉन करके हम एक रेशियो चेक करते हैं कि भाई अगर आपको कोई बिल्डिंग बना रहे हो, मान लीजिए बिल्डिंग आप बना रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, अब जब बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, इनडायरेक्ट। ये रेशियो एनालिसिस क्या करता है, उसको चेक करता है कितने के पास करंट एसेट्स है, कितने के पास फिक्स्ड एसेट है। ये सारी प्रक्रियाओं क्या करते हैं, एक रेशियो के अनुपात के रूप में उसको चेक किया जाता है। क्विक एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स क्या है। अब कभी कभी कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, क्विक एसेट्स क्या और करंट एसेट्स क्या है। ठीक है, करंट एसेट्स में कभी कभी आपके पास स्टॉक भी आता है, लेकिन क्विक एसेट्स मीन्स होता है जिसको आप तुरंत जो है लिक्विड रूप में, लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास सोना है, गोल्ड है, आप सोना के पास जाते तुरंत कैश हो जाता है, या बैंक के पास रखते तुरंत आपके पास कैश हो जाता है, उसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक मतलब जो जल्दी आपके पास पैसा, क्विक एसेट्स उसको बोलते हैं। और करंट एसेट्स मतलब चीजें वो भी जल्दी होती, बट उसका थोड़ा सा प्रोसेस कहीं कहीं कुछ समय लग जाता है। लेकिन क्विक रेस जो क्विक एसेट्स होता है वो ये इमीडिएटली आपका लिक्विड के रूप में पैसा बदल जाता है, पैसे के रूप में, तरलता के रूप में पैसा आ जाता है। ये क्या करता है, रेशियो एनालिसिस आपका फिक्स्ड एसेट्स को एनालिसिस करेगा, फिक्स्ड लायबिलिटी को भी करेगा, करंट लायबिलिटी को और करंट एसेट्स को। फिर इसी में आप पढ़ेंगे, अगला चैप्टर आता है टर्नओवर। अब टर्नओवर क्या भाई, सेलिंग होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। अब जो भी आप बेचते हो, जो भी आप चीजें खरीदते हो, उसी के आधार पे क्या करता है, ये पूरा रेशियो एनालिसिस करता है। अगला आता है गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो ये बताता है व्यापार की स्थिति कैसे चल रही है, कितना प्रॉफिट में, कितना नहीं, एक गेयरिंग के रूप में उसको दर्शाती है, बताती है कि ये जो एनालिसिस हम करेंगे, कितना मटेरियल, कितना लेबर, सारी प्रक्रिया घूम फिर वही रहती है। टर्नओवर मतलब टर्नओवर, आप बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टर्नओवर। अगला आपका इसी में आता है
ये पॉइंट जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, इसमें पॉइंट यही था, करंट एसेट्स को चेक करना, फिक्स्ड एसेट्स को चेक करना, करंट लायबिलिटी चेक करना, ये प्रक्रिया चारों जो चीज़ें इनको चेक करना, टर्नओवर को चेक करना, कितना आपका सेलिंग हो रहा है, कितना आपका परचेज हो रहा है, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसी चीज़ को बेचने में कितनी आपकी लागत लगती है, उस सभी चीज़ का हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। और इसका एक फार्मूला होता है, हर चीज़ का फार्मूला है। आप जैसे कभी का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे, फिक्स्ड एसेट माइनस फिक्स्ड लायबिलिटी, ये जो आप करते क्या है उसमें सब चेक करते हैं, फिल्टर करते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो आएगा, वर्किंग मतलब आपका पैसा, आपकी एसेट्स जो भी पूंजी है मार्केट में या व्यापार में कितना वर्क कर रहा है, जो भी आपके पैसा आपके जेब से कितना मार्केट में पैसा वर्क कर रहा है, प्रक्रिया में कितना लगा है, तो वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, उसका भी रेशियो निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो आपका पैसा मार्केट में काम कर रहा है। ये पूरा जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। दूसरा चैप्टर उसके बाद हम इसी पढ़ते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो, और तीसरा पढ़ेंगे फंड फ्लो, फंड फ्लो। अभी क्या है एक एक करके समझते हैं दोस्तों। कैश फ्लो मीन्स क्या होता है, फंड फ्लो मीन्स क्या होता है। कैश का मकसद ओनली जो रुपए पैसे की बात करता है, फंड मीन्स होता है कोष प्रवाह। अब एक पहले बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का बेसिक जो आधार होता है, इसका सोर्स जो बेसिक आधार बनता है शुरुआत में आपका, कोई आप व्यापार करते हो, कोई ट्रेड करते हो, सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, पैसा। तो जो पैसा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जो आपके पास पैसा, चाहे उधार किसी से लेते हो, चाहे आप अपने जेब से पैसा लगाते हो, तो ये प्रक्रिया चाहे आप लोन लेते हो, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लेकिन ये जहाँ से आप पैसे की डिमांड करते हो, चाहे आप शेयर खरीदते हो या शेयर बेचते हो, तो दोनों प्रक्रिया होती है। शेयर मतलब बेचने से पैसा आ जाता है, रिडमेबल कोई भुगतान किया या पेमेंट रिसीव हुआ, पैसा आ गया, कोई स्टॉक था आपने बेच दिया, पैसा आ गया। ये सारी क्या हुई, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मतलब पैसे की एक प्रक्रिया। अब जब आपके पास पैसा आता है तो उस पैसे से आप क्या करते हैं, कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई व्यापार शुरू करते हैं। जब आप व्यापार ट्रेड करेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो आप वहाँ क्या करेंगे, या कोई चीज़ खरीदेंगे फिर बेचेंगे। यही प्रक्रिया व्यापार में क्या होगा, सेलिंग करना और किसी चीज़ का परचेज करना और किसी चीज़ का बेचना। तो आपने पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिए, फिर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आप एक प्रोसेस होती है, एक ऑपरेटिंग प्रक्रिया होती है। भाई कितना बिका, कितने रूप में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना डायरेक्ट खर्चा गया, कितना इनडायरेक्ट खर्चा गया। तो कैश फ्लो में क्या होता है दोस्तों, बेसिक 3 सोर्स आप पढ़ते हो। एक होता है फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तीसरा पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बेसिक 3 टर्म है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, कैश फ्लो के बारे में बेसिक चीज समझते हैं। अब फ्लो मीन्स होता है पैसे की प्रवाह, जो आपके पास रोकड़ प्रवाह हो रहा है, पैसे की, कहाँ पैसा जा रहा है और पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये तीनों को बेसिक जो आपका टर्म है, किसके आधार पे, पहला फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटीज लिख देते हैं, एक्टिविटीज। दूसरा होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और तीसरा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, जो कैश फ्लो है उसको हम मेंटेन करते हैं। पैसा आ गया, पैसे का आप इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जब आप कोई व्यापार चलाते हैं तो भैया हर दिन आपको अपने गल्ले पे बैठना पड़ेगा, चाहे छोटा व्यापार चाहे बहुत बड़ा हो। तो हर दिन आपको एक बड़ा सा ऑफिस अपना, जो भी एक केबिन बनाएंगे उसमें बैठेंगे, चेक करेंगे, ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे कि भाई किसको माल कितना बेचना, किससे माल कितना खरीदना है, कितना लॉस गया, कितना प्रॉफिट गया। ये सारी प्रक्रिया इसको बोलते हैं ऑपरेट करना। तो पहले पैसा आया, पैसे से हमने कोई व्यापार शुरू किया, कोई कोचिंग खोला, संस्था खोला या होटल खोला, जो भी करना कर लिया। अब लेकिन अब उसको चला लेते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं,
कैश फ्लो को हम नियंत्रण करते हैं, कैश फ्लो को मेंटेन करते हैं। पैसा इतना आया, मार्केट में इतना पैसा गया, फिर इतना हमारा प्रॉफिट हुआ, इतना हमारा लॉस हुआ, ये होती है। अब इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। अब कोई लोग डायरेक्ट मेथड्स करते हैं, कोई इनडायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट में कोई डायरेक्ट जो हुआ वो प्रॉफिट ही पता करता है। अगर बैलेंस शीट में पहले से अगर प्रॉफिट कहीं शो कर रहा दे रहा है ट्रेड अकाउंट में, तो वहाँ पता चल जाता है भाई हमारा इतना प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट में चेक क्या करेंगे कि कितना इनका खर्चा है, पहली चीज, कितना डायरेक्ट खर्चा, कितना इनडायरेक्ट खर्चा, खर्चे निकाल देंगे, कितना टैक्स गया वो भी निकाल लेंगे, बाकी जो बनता है कहेंगे इनका प्रॉफिट था। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है, बेसिक चीजें और पता चलता है, कितना पैसा बारोइंग किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना ऑपरेटिंग किया, लास्ट हमारे पास प्रॉफिट शो करता है। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के माध्यम से हम क्या करते हैं, कैश फ्लो का स्टेटमेंट तैयार करते हैं और उसको हम शो करते हैं। अगला हम बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, अब फंड मीन्स होता है पैसा, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा जाएगा। अब ये एक दूसरे से जुड़े, ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग कैश की बात कर रहा। अब इसमें फंड फ्लो क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक चीज आप इसमें बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, ये बेसिक चीज आपको बनाना पड़ता है। तीन अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फंड फ्लो पहले बेसिक चीज क्या होता है, एक होता है आपका सोर्स ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। पहला जो आप बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें क्या क्या बनाते हैं, सोर्स ऑफ जो होता, सोर्स मतलब कहां से पैसा आया, आपके पास पैसा कहां से आया। अब जैसे कोई चीज अगर आप बेचते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन, मैं इसको मार्केट में बेच दिया, मेरे पास कैश आ गया, पैसा आया। अब दूसरी चीज एप्लीकेशन कब हो जाता है, अब मान लीजिए मेरे पास जो पैसा है, मैं कोई चीज खरीद लिया, परचेज किया, तो पैसा क्या हुआ, एप्लीकेशन मतलब एक अप्लाइड कर दिया, पैसा खर्च कर दिया। तो जो आपका सोर्स होता है, सेल से पैसा आता है, परचेज से पैसा जाता है। ये बेसिक कौन बोलता है, फंड फ्लो। मतलब एक प्रकार से कोष का प्रवाह कैसे हो रहा। कोई बड़ी सी मान लीजिए आपका बहुत बड़ा एक वेयर हाउस बनाते हैं, स्टॉक बनाते हैं, भर के रखते हैं उसमें आप। अब कभी काल आप देखते होंगे, कभी आपको क्या करना होता है, स्टॉक कुछ माल खरीदना भी पड़ता है और कुछ माल बेचना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका फंड का आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सेल्स परचेज, ये प्रक्रियाएं जो चलती हैं उसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब जैसे मैं पूछूं पैसा कैसे आएगा, भाई आपको कोई पैसा प्राप्त हुआ, कोई उधारी था, पैसा दे दिया, रिसीव हो गया। आपने कोई वस्तु बेच दिया, पैसा आ गया, रिसीव हो गया, तो ये सोर्स हो रहा है। आपका कोई मान लीजिए कहीं पर पैसा आपने इन्वेस्ट में कोई बैंक में डाल रखा था, आपको ब्याज मिल गया, पैसा रिसीव हो गया। अब इसी चीज को पलट दो, आपने कोई चीज खरीदा, पैसा चला गया, आपने किसी को पेमेंट किया, पैसा चला गया, आपने ब्याज का भुगतान किया, पैसा चला गया। तो ये स्टेटमेंट जो आपका बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो कॉलम बनता है, एक सोर्स का है और एक एप्लीकेशन। सोर्स से पैसा आएगा और एप्लीकेशन से पैसा जाएगा, ये होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब उसके बाद हम दूसरा इसमें पढ़ते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या कहता है, आपके पास जो मार्केट में जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 50 लाख 10 लाख करोड़ों जो भी आप करते हैं, तो इसका कैसे आपको वर्किंग कैपिटल के रूप में काम, आपका पैसा है जो है वर्किंग मतलब कार्य करना, कार्यशील पूंजी, तो कैसे काम कर रहा है। अब आप देखते होंगे एक साल का आप बैलेंस शीट जब बनाते हैं किसी भी व्यापार का, आप 31 मार्च को क्या होता है क्लोजिंग होता है, 1 अप्रैल क्या होता है ओपनिंग होता है। तो लास्ट में बैलेंस शीट देखते होंगे, बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां, तो जब क्लोजिंग ईयर आता है, क्लोजिंग डे आता है, तो उस वक्त वर्करों पे ज़्यादा फोर्स पड़ता है। अभी क्या चेक करना पड़ता है भाई, वर्किंग कैपिटल क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर कितना आपका प्रॉफिट था और करंट ईयर में क्या प्रॉफिट है। अब इसमें आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर अब वर्किंग कैपिटल जब आप पढ़ोगे, बेसिक 2 पॉइंट को ध्यान में रखना, एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी मैं यहाँ पर बताता हूँ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। मैनेजमेंट का मतलब बेसिक चीजें हैं, चीजों को कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस करके ही मैनेज करना, उसको बना के रखना।
अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे हम पता करेंगे कि हमारे व्यापार की स्थिति कैसे। मान लीजिए एक प्रीवियस ईयर है, पीवाई लिखते हैं, और एक करंट ईयर है, ठीक। अब मान लीजिए पिछले साल और अगले दो हम कंपेयर करते हैं। पिछले साल हमारा जो था व्यापार करंट एसेट्स कहते हैं, अब करंट लायबिलिटी में क्या हुआ। पिछले साल हमारे पास करंट एसेट्स जो था, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर करंट एसेट्स और लिखते हैं, इसी में एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर करंट एसेट्स इसी चेक करते हैं। उसके बाद पिछले साल मान लीजिए हमारे पास करंट एसेट्स 10,000 थी, ठीक, पिछले साल। लेकिन इस साल हमारे पास करंट एसेट्स कितना हो गया, मान लीजिए 15,000 हो गया। कितना हो गया, 15,000। तो आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भाई हमारे पास पिछले करंट एसेट्स मतलब हमारे पास पैसा, पिछले साल अगर अर्निंग हमारी 10,000 थी, इस साल हमारी अर्निंग 15,000 हुई, मतलब 5,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये पॉइंट, इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल क्या कर रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। ये होता है आपका करंट अकाउंट को चेक करना। फिर अगले बार अगर बोल दे कि पिछले साल हमारे पास 20,000 की प्रॉफिट हुई थी, लेकिन इस साल पता चला 18,000 ही हुआ। कितना हुआ, 18। तो आप ये बताइए, इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो 2,000 हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। इससे हम ये पता करते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल किस रूप में चल रहा है। लेकिन अभी हम किसको चेक करें, करंट एसेट्स को, ठीक। अब इसी हम अगला पॉइंट इसी तरीके से देखते हैं, करंट लायबिलिटी को पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बीकॉम वगैरह में, ये सारी चीजें हैं, बस उसको रिकॉल करना है। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं करंट एसेट्स की। अब करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या है, ऐसे प्रीवियस और करंट ईयर का। यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हम करके बनाते हैं दोस्त, इंक्रीज का कॉलम और डिक्रीज का कॉलम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज होगा प्लस होगा, डिक्रीज होगा माइनस होगा, ऐसे करते हैं। देखिए अब बनाते हैं क्या, पिछले साल हमारे पास करंट लायबिलिटी 10,000 थी, ठीक है, और इस साल हमारे पास करंट लायबिलिटी 15,000 हो गई। तो आप बताइए क्या व्यापार की स्थिति कैसी चल रही है, अच्छी चल रही, खराब चल रही है। तो आप कहेंगे कि खराब चल रही है, तो मैं पूछूंगा कैसे। भाई करंट एसेट्स क्या थी, वो पैसा आता था, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, आपकी जा रहा है, मतलब आपकी दायित्व तो बढ़ रहा है। लायबिलिटी मीन्स दायित्व। अरे दायित्व मीन्स यही है दोस्तों कि मान लीजिए जब आप सिंगल थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आप 10,000 में खर्चा अपना चला लेते थे। लेकिन जैसे आपकी शादी हो गई, तो आपके खर्चे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। भाई अपना ध्यान रखते थे, ठीक था, अब बीवी को ध्यान में रखा, फिर 1-2 साल बाद कोई बच्चा घर में पैदा हो गया, जन्म ले लिया, तो और भी लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो आपका खर्चा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो बोलेंगे खर्चा बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जब पिछले साल आप 10,000 में अपना काम निकाल रहे थे, अब 15,000 निकाल रहे हैं, तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो आप प्रॉफिट में जाएंगे कि लॉस में जाएंगे। तो बोलेंगे भैया तो घाटे में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 5,000 हमारा क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट होता है, इसको माइनस करके लिखते हैं, ठीक। अब ऐसे बात करते हैं कि पिछले साल हमने 20,000 हमें देनदारियां कर दी थी। अब 20,000 मतलब ठीक है भाई, अब पता चला आपकी शादी हो गई, ठीक, 2 लोग मियाँ बीवी हो, आप 20,000 में खर्चा चला रहे थे, लेकिन पता चला आपकी बीवी आपसे डिवोर्स ली, बोले मुझे कुछ ना आपसे पैसे का लेन देन करना है, ना किसी प्रकार से आपके साथ कोई संबंध रखना है, आपकी लाइफ अलग, मेरी लाइफ अलग, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ना मैं आपके लाइफ में इंटरफेयर करूँगा, ना आप मेरे में करना, मुझे अपनी लाइफ जीना, माई लाइफ माई चॉइस। अब पता चला 20,000 में जब दोनों लोग बढ़िया सर्वाइव कर रहे थे, तो आप तो सिंगल हो गए। अब पता चला आप वो कितने में करना शुरू कर दिए, 10,000 में। और जब 10,000 में आप शुरू कर दिए खर्चा, तो आपके पास दायित्व तो बढ़ गया, घट गया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ।
अरे भैया जब तक थी कच 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 करती थी, दिमाग खाती थी, अब हमारे पास इतना इंक्रीज हो गया। ये पॉइंट होती है, इसी पॉइंट को आपको जिस दिन समझना शुरू कर देंगे कि करंट एसेट्स कैसे बढ़ता है, करंट लायबिलिटी कैसे बढ़ता है, और करंट एसेट्स इंक्रीज कब होगा और करंट लायबिलिटी कब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये प्रोसेस होता है आपका फंड फ्लो, अर्थात जिसमें पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। फिर इसी आधार पे हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब स्टेटमेंट जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वही सारी प्रक्रिया होती, कितना आपका डायरेक्ट खर्चा आ रहा है, कितना आपका इनडायरेक्ट आ रहा है, वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति को दर्शाती है। तो ये जो पॉइंट होता है आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये चीजें बेसिक चीज आपको याद रखना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अभी सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में बात करें चैप्टर। अगला पढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, आपने सुना होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। अब उसको कैसे मेंटेन रखना। आपने कोई व्यापार शुरू किया, हमेशा व्यापार की बात आएगा, ट्रेड की बात आएगा, कंपनी की बात आएगा, तो एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक होता है एक्चुअल। अब ये दो बेसिक चीजें, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ये क्या है स्टैंडर्ड और एक्चुअल, इस चीज को समझाते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स होता है एक मेजर होता है, एक पैमाना होता है, एक बेसिक लाइन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक, और मैंने बोला भाई अगर आप इसके ऊपर हो तो आपका लाइफ बहुत बेटर चल रहा है, इससे नीचे जा रहे हो तो इसका लाइफ, आपका लाइफ बहुत बेकार चल रहा है। ये होता है मेजर। कहते हैं यार एक स्टैंडर्ड बनाओ, क्यों लोग छोटे लोगों से बात करते हो जो आपके लेवल तक की बात नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्ड मीन्स क्या हुआ, एक कॉस्ट की कैसे बात करें इस पे आते हैं। आपने कोई एक मेजर बनाया कि मान लीजिए आपको 1 साल तक कोई व्यापार करना है, आपने सोचा कि 2 करोड़ में 2 करोड़ में आपका एक बन गया, मेजर बना, एक स्टैंडर्ड बना कि अगर 2 करोड़ में अपना व्यापार एक सक्सेस करते, सफल हो जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्निंग करना शुरू करते हैं, 2 करोड़ रुपया लगाते हैं 1 साल के अंदर में, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है। आपने सोचा 2 करोड़ में मेरा ये पूरा मेंटेन हो जाएगा, ऑफिस का खर्च, ऑफिस बन जाएगा, लेबर लग जाएंगे, मटेरियल लग जाएगा, आपने 2 करोड़ में पूरा सोचा। अगर आपका 2 करोड़ में सब कुछ हो गया तब तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, कहेंगे यार ये तो फेरिएबल नहीं, ये तो अनफेरिएबल हो गया। अब 2 करोड़ से अगर कम होता है तो कहेंगे ये तो फेरिएबल, बल्कि हमारा ये फेरिएबल है, एक प्रकार से तो प्रॉफिट आ रहा है। कहते नहीं लोग ये फेरिएबल है, अनफेरिएबल। ये क्या है, उचित और अनुचित, इसको हिंदी में बोलते हैं। भाई आपने 2 करोड़ रुपए में सोचा कि 1 साल के अंदर अपना पूरा मेंटेन रखेंगे, व्यापार शुरू कर देंगे। अगर 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा लगेगा, टैक्स ये हो जाएगा, जो एक मेजर था, स्टैंडर्ड था, उससे ज्यादा खर्चा आएगा, तो आप सोचेंगे ये तो भाई अनफेरिएबल होगा, अनुचित होगा। लेकिन अगर पता 2 करोड़ बजाय 1 करोड़ 90 लाख में आपका काम बन गया, तो 10 लाख आपका सरप्लस आया कि नहीं, तो बोलेंगे तो फेरिएबल हुआ। यही 2 चीज चेक किया जाता है, कब फेरिएबल होता, कब अनफेरिएबल होता। इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इसमें वही लगेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट का। मटेरियल पे आप शो करेंगे, लेबर पे आप शो करेंगे, ओवरहेड पे शो करेंगे। अब मान लीजिए अगर आपने व्यापार शुरू किया, 1 साल के अंदर 2 करोड़ रुपया लगाना था, हो सके मटेरियल ठीक मिल गया, लेबर सही मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्स ज्यादा लगा दिया। अब जब टैक्स ज्यादा लग गया तो हो सकता है उसकी प्राइस बढ़ जाए, मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए, इनडायरेक्ट किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसी से आपका फेरिएबल और अनफेरिएबल इंपैक्ट पड़ता है। नहीं समझ में, फिर समझ, ऐसे समझो, आपके पास 2 करोड़ रुपया है,
आपने सोचा कि अगर 2 करोड़ रुपया एग्जैक्ट लगता है, चलो 10, 15, 50 हज़ार लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यापार एक ऐसी चीज है, एक एक रुपए की वो चेकिंग होती है। व्यापार ये नहीं है कि आप चाहे 2 रुपये हो चाहे 1 पैसा भी हो, वो भी प्रॉफिट शो करती है, लॉस शो करती है। आप बड़े से व्यापार करो, किसी के 1 रुपया कम पड़ जाता है तो बोलेंगे भाई ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि व्यापार व्यापार होता है, ट्रेड ट्रेड होता है, व्यापार के साथ कोई समझौता नहीं है। तो कहने का मतलब आपके पास 2 करोड़ रुपया है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर 2 करोड़ से आपका एक्सेस ज्यादा खर्चा होने लग गया तो क्या होगा? आपका जो मेजर 2 करोड़ था तो कहेंगे तो अनफेयरेबल हो रहा। भाई ये तो 2 करोड़ हमने सोचा था, ये 2 करोड़ 80 लाख हो गया, 80 लाख और रुपया, या 2 करोड़ 80 हज़ार हो गया, 2 करोड़ 50 हज़ार हो गया। आप सोचते हो अनफेयरेबल, मैंने सोचा था इतना लगेगा तो ज्यादा खर्चा हो रहा है। लेकिन कभी कल ऐसा सिचुएशन आता है, आपने 2 करोड़ का मेजर किया था, आपका 1 करोड़ 90 लाख में काम बन जाता है, 1 करोड़ 80 लाख में बन जाता है, तो आप क्या सोचेंगे? ये तो अच्छी बात है, मैंने सोचा था कि 2 करोड़ मेरा काम बनेगा, ये तो 1,80,000 में हो गया। तो 1,00,000 जब 80 में आएगा तो आप सोचेंगे मेरे पास तो जो है 20 लाख तो प्रॉफिट है। तो ये फेरिएबल हुआ, कन्फेयर तो फेरिएबल हुआ। लेकिन जब 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा होता क्या बोलेंगे? अनफेरिएबल होता है। लेकिन ये जो फेरिएबल अनफेरिएबल मतलब उचित और अनुचित होता है, ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है कि 2 करोड़ के बजाय जब ज्यादा खर्चा होता है, क्यों ज्यादा हो रहा, और जब 2 करोड़ के बाद पता चला कम ना हो रहा, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण 2 ही चीज है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अगर आपके डायरेक्ट मटेरियल है, आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर मटेरियल आपको सस्ते में मिला, अच्छी क्वालिटी मिल गया, तभी तो आपको फेरिएबल हुआ था। लेबर सस्ते मिल गए तभी तो आपको फेरिएबल हुआ। आपको ओवरहेड खर्चा वो भी ठीक ठाक मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, वो भी चल गया, इसलिए प्रॉफिट में आ गया। ये आपका 2 करोड़ बजाय 1,80,000 1,80,00,000 में बन गया। लेकिन पता चला अनफेरिएबल कब हुआ? पता चला वो 2 करोड़ जो आपने सोचा था, अब मटेरियल की कीमत बढ़ गई, लेबर की चार्ज बढ़ गई, ओवरहेड की खर्चा बढ़ गई। तो ये जब ज़्यादा महंगा पड़ जाता है तो आपके लिए क्या होता है? अनफेरिएबल होता है। इसको फार्मूले के आधार पर वही बाकी करते हैं, SQ अपान IQ, फिर AQ अपान SQ, वही निकालते रहे, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फार्मूला वही लगाते हैं। तो मटेरियल का भी चेक करेंगे, लेबर का चेक करेंगे, ओवरहेड का चेक करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट होता है आपका। कौन सा चैप्टर था ये? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ब्रेक मीन्स क्या होता है? ये सब एक दूसरे से कोरिलेट करके अगर देखा जाए तो चैप्टर जुड़े हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, अभी क्या है ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसको समझते हैं। इवन, ब्रेक इवन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ध्यान हट जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन नेचर है स्पेलिंग में। तो आप देखिए जैसे ब्रेक और इवन पॉइंट क्या है, इसमें हम 2 चीज को ध्यान रखते हैं। एक होता आपका रुपए का और एक प्राइस का। ये 2 पॉइंट को याद रखना, प्राइस और रुपए। अब मान लीजिए कोई चीज थी आपकी, 2 रुपए कोई वस्तु थी, वो 2 रुपए में ही बिक गई, तो 0 है, कोई इंपैक्ट पड़ा? ब्रेक इवन पॉइंट नो। 2 की चीज थी यहां पर, पता चला वो आपको, वो पता चला 1.5 रुपए को बिक गई, तो आपको पता चला कितना का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट 2 की चीज थी 1.5 बिक गई तो 50 पैसा हमारा लॉस हुआ। अब पता 2 की चीज थी वो हमारे पास हाँ 2 की चीज थी वो पता चला 3 रुपए में बिक्री हुई। जब 2 की चीज थी 1.5 में बिकी, अब ये पता चला क्या हो गया, 2 का मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ कितना भाई? 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रक्रिया होती रहती है, इससे हमें पता चलता है कब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वेरिएबल, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अब इसके पीछे आप चेक करेंगे, रुपए की वैल्यू घट रही है या प्राइस की कीमत बढ़ रही है,
कभी काल आप पढ़ते होंगे कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है। यहां पर एक पॉइंट आता है कॉस्ट एंड प्राइस में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट क्या होता है, किसी चीज को बनाने में कितनी आपकी लागत आती है। प्राइस वो होती है किसी वस्तु को जो बेची जाती है, एक निर्धारित मूल्य निर्धारित की जाती है। कॉस्ट में क्या होता है, किसी चीज को बनाने में कितना आपका खर्चा है। अगर आपका खर्चा ज्यादा आएगा बनाने में तो उसकी प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा रखेंगे। अगर उसकी खर्चा हमारे पास कम होगा तो प्राइस भी हमारी लो होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी वस्तु को बनाने में खर्चा ज्यादा आएगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, और पैसा जब ज्यादा आप एक्सपेंसेस करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, कम हो जाएगी। तो अगर रुपए की वैल्यू जब बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, रुपए की वैल्यू कम होगा तो प्राइस ज्यादा होगा। देखिए इकोनॉमिक्स में यहाँ दिख रहा है, डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट की बात है। जो मार्केट में कहते हैं ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है, इसी कारण आता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ती है, लेकिन डिमांड से प्राइस से क्या लेना। अगर मान लीजिए मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही, बहुत सप्लाई होगी, सीजन आ गया, मान लीजिए ठंड का दिन है, कोट है, कपड़े हैं, गद्दे हैं, रजाइयां हैं, गर्म कपड़ों की पता चला सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। अब पता चला बहुत परफेक्ट कंपटीशन, बहुत से लोग बेचना शुरू कर दिए। अब वहां पर बायर के पास क्या है, ऑप्शन है चूज करने का, सिलेक्ट करने का। मैं ये वाला प्रोडक्ट लूं कि ये वाला लूं, मैं एक दूसरे से कंपेयर करूंगा और देखूं कौन मेरे लिए बेहतर और सस्ता है। तो जो बेहतर और सस्ता देखेंगे तो फायदा किसका हुआ, कस्टमर का। तो अब सप्लाई जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्यों ज्यादा हो रही है भाई, हो सकता है रॉ मटेरियल जो है सही सस्ता मिल रहा है इसीलिए तो ज्यादा बन के बिक रहा है। अगर रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा पड़ता है तो देखते होंगे प्रोडक्ट कम बनता है। अब प्रोडक्ट जब कम बनेगा तो जब प्रोडक्ट कम होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बहुत हाई जाता है। और जब कभी काल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और उसकी प्राइस लो है तो डिमांड भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जुड़ता है आपका, रुपए की वैल्यू घटना, प्राइस का बढ़ना, एक कॉस्ट का बढ़ जाना, प्राइस की कीमत बढ़ जाना, ये जो पॉइंट की बात करता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहता है, कब संतुष्ट होगा, कब असंतुष्ट होगा, कब प्रॉफिट में जाएगा, कब लॉस में जाएगा, कब ब्रेक इवन पॉइंट में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर जो होती है पूरा इसी पे बात करता है कि रुपए कब कीमत बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू कब घट रही है, कि 2 रुपए की चीज थी 2 में बिक गई, 2 रुपए की चीज थी 1.5 रुपए में बिक गई, 2 रुपए की चीज थी 3 रुपए में बिक गई। ये कॉन्सेप्ट कैसे निर्धारित करता है, डिमांड और सप्लाई, प्राइस एंड कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला चैप्टर इसमें होता है एक बजट या बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। बजटरी कंट्रोल सिस्टम, अब बजट जब बनाते हैं तो इसका 2 कारण होता है। एक तरफ आपका होता है जो भी है एक्सपेंसेस, और एक तरफ आपके पास होता है रेवेन्यू, पैसा आना। 2 चीज होता है, एक होता है खर्च और एक होता है आय या व्यय, इसको बोलते कहेंगे आय, इसको व्यय लिख देते हैं। अब एक्सपेंसेस 2 रूप में होता है, रेवेन्यू में 2 रूप में होता है। अब एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंसेस हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकता है। अब कैपिटल रिसीव भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसीव भी हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें। बजटरी कंट्रोल यही चीज को करता है, बजट को कैसे मेंटेन रखना है। आप कभी कल बजट देखते हो, सरकार बजट पास करती है। अब सरकार जो बजट क्यों बनाती है भाई, ये देश को चलाना है। हमें अपने देश में 3 सेक्टर हमारे बेसिक चीजें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो आपका एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड होते हैं। भारत को अगर देखा जाए 70% कम से कम लोग कृषि पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक है।
अब सरकार को ये ध्यान में देखना, भाई हमें 70% लोगों को बारे में भी सोचना है। अब उसके बाद पता चला 20% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, 10% लोग सर्विस सेक्टर में है। तो तभी मिला के 100% बनता है। सरकार क्या करता है, उसी हिसाब से रेशियो बना के एक बजट तैयार करती है। अब बजट जब बनाएगी तो उसको कैसे कंट्रोल करेगी। अब बजट मान लीजिए उसने एक्सपेंसेस पे व्यय के बारे में सोचेगा, रेवेन्यू के बारे में सोचेगा। अब जैसे अभी इसके बेसिक दो ही आधार होते हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के, कहाँ से पैसा है। एक होता है रेवेन्यू रिसीव, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो बेसिक चीज होता है। अब कैसे कैसे, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। सरकार मान लीजिए उसको सोचना है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, भाई रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है। तो जब सरकार बिल्डिंग बना रही है, प्लांट बना रही है, सब कुछ कर रही है, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसी के दूसरे साइड में कैपिटल रिसीव क्या होता है, आय कैसे आएगा। अब इसको देखो, जब सरकार रोड पे टोल टैक्स वसूली करती है तो रेवेन्यू होती है, कैपिटल रिसीव होती है। जब सरकार हॉस्पिटल में टोकन कटता है, पर्ची कटती है, उसकी फीस देना पड़ता है, ये होता है कैपिटल रिसीव होता है। स्कूल है, बच्चा एडमिशन लेगा तो वहां से क्या होता है, फीस जमा करेगा, सरकार के पास क्या आएगा, रेवेन्यू होगा। तो एक तरफ जो पैसा खर्च करती है उसको बनाने में, जब वो संस्था चलती है तो उससे जो पैसा अर्न होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव, और जब फिर उसी पे हम खर्च करके बनाना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक उसी प्रकार से अगला होता है रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू मीन्स क्या है, पैसा कहाँ से आता है। जैसे आपके पास सैलरी है, इंटरेस्ट है, ये बेसिक चीज होता है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा आया, ठीक, ये मेरे पास पैसा है। अब पैसा पे सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। उस रेवेन्यू पे जो टैक्स लगा के सरकार पैसा कमाती है तो उसको होता है रेवेन्यू रिसीव। अब कहीं पर सरकार भी क्या करती है, बाहर से कोई बारोइंग करके पैसा लाई है तो भी होता है रेवेन्यू रिसीव। लेकिन अब कब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है कि जब सरकार पता चला किसी को सैलरी देती है तो सरकार के लिए एक्सपेंडिचर है। सरकार कहीं पर इंटरेस्ट पे कर रही है तो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये जो प्रोसेस होता है रेवेन्यू रिसीव और कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये प्रोसेस होती है, इसी बजट का बेसिक चीज बनता है। लेकिन बजट में जब बेसिक चीज और डीपली पढ़ते चले जाओगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, भाई कृषि के बारे में भी सोचना है, रोड के भी बारे में सोचना है, सर्विस सेक्टर के बारे में सोचना है। जो सरकार यहाँ पर पैसे एक तरफ साइड में एक्सपेंस करती है, फिर उसी के आधार पर पैसा अर्न भी करती है। तो जो एक तरफ सरकार के लिए एक्सपेंडिचर होता है तो दूसरी साइड उसका रेवेन्यू का सोर्स बनता है। और इन्हीं दोनों के बीच में क्या करते हैं, सरकार बजट को इसलिए बनाती है कि बजट क्या होती है, एक स्थिति बताती है कितना हमें पैसा खर्च करना, कितना नहीं। इसलिए देखते हो लोग कहें कि भाई हर साल क्यों बजट बढ़ाती, अरे हर साल तुम्हारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, हर साल हमारी एजुकेशन की भी चीज़ें चेंज हो रही है, हर साल हमें नया इनोवेशन पे भी खर्च करना है। ऐसा तो है नहीं कि आज के 20 साल पहले जो आप पहले कपड़े पहनते थे, निक्कर पहनते, शर्ट पहनते, छोटा था, लेकिन जैसे आपकी हाइट बढ़ गई तो आप कपड़े बड़ा पहनना शुरू कर दिए, और जैसे आपने यंग हुए तो आपकी भाई इच्छाएं बढ़ गई, शादी करना है, बच्चे भी घर में करना है, उनके लिए खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार सरकार भी अपने समाज को, अपने देश की जनसंख्या को भी देखती है, कृषि क्षेत्र को भी देखती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी देखती है, एजुकेशन सेक्टर को भी देखती है। हर एक पूरे अलग अलग सेक्टर को देख करके तब वो बजट क्या करती है, पेश करती है। इसको इसीलिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि ज़्यादा भी खर्चा ना हो, कम भी ना हो, बैलेंसिंग अप्रोच में चले। अब कभी कभार देखते होंगे सरकार आपको कहते हैं भाई इस साल हमारी बजट प्रॉफिट में है। अगर बजट प्रॉफिट में दिख रहा है इसका मतलब सरकार ने पैसा खर्च ही नहीं किया तभी प्रॉफिट में है। आप सोचेंगे ये क्या बात है,
अगर बजट आपका लॉस में जा रहा है तो आपने इसका मतलब ज़्यादा खर्च किया है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। हो सकता है रोड जो आपको 50 किलोमीटर बढ़ाना था आपने 150 किलोमीटर रोड बना दिया। हो सकता है जो आपका एजुकेशन का 2% था आपने 3% खर्च कर दिया। तो एजुकेशन अगर आपने ज़्यादा खर्च किया तो उसके मतलब आपके देश में अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छे इनोवेशन वाले माइंड होंगे, अच्छे क्रिएटिव माइंड के लोग होंगे। तो इससे आपका देश तरक्की करेगा नहीं करेगा? विदेश जाएंगे, विदेश से डॉलर कमा के लाएंगे, देश के लिए जीडीपी में जुड़ेगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? देश की जीडीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हर एक पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब सरकार पता चले एजुकेशन पैसे ही ना खर्च करे, जहाँ 3% खर्च बचा वो 1.5% खर्च करेगी, तो क्या अच्छे इनोवेशन अच्छे माइंड के लोग भारत में पैदा होंगे? अच्छे माइंड के दिमाग वाले लोग होंगे? नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप रिसर्च सेक्टर पर, अभी भी एक सर्वे आया, भारत 150 करोड़ की आबादी है। आप सोचिए 150 करोड़ की आबादी है और इसमें सिर्फ 200, इस प्रकार से 250 लोग ही अगर मैक्सिमम दिखाया जाता है रिसर्च फील्ड में जाते हैं। बताइए 250 लोग रिसर्च में जाते हैं। तो पूछा जाता क्यों नहीं लोग जाते हैं? तो कहते भाई एक तो एज होती है, बच्चा ग्रेजुएशन करते ही 22 साल होता है या 25 साल तक पहुंचता है। 25 पे जाते उसकी कई जिम्मेदारियां आने शुरू हो जाती हैं, शादी कर देते हैं। 30 तक उसके कंधे पे जबरदस्त बोझ होता है। अब बच्चे वाला हो गया, बच्चे को पालना है, खर्चा उस पर आ जाता है। क्या वो रिसर्च करने आएगा, पढ़ाई करने? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है, मेन प्रॉब्लम यही है। और दूसरी चीज, अगर चलो सरकार साइड में इनको कुछ समय देती है, कुछ फंड करती है कि ठीक है जो पढ़ाई करना चाहते हैं, काम के साथ रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए अलग से कोई एक योजना बनाता हूँ। जब यही युवा, यही लोग रिसर्च में काम करेंगे, देश में नया इनोवेशन पैदा होगा, नया क्रिएटिव माइंड आएगा, तो आपके देश में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नया रोजगार। अब जिससे मैं अकेले पढ़ाता हूँ, अब मैं अगर मान लीजिए धीरे मेरा चैनल चलता है, मैं कुछ और दिनों बाद पैसा अर्न किया, तो अगर अर्न करने के बाद एक डिजिटल बोर्ड रखा, बड़ा बोर्ड रखा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? 2-4 लोग अपने पास रखूँगा, एक कैमरा मैन रखूँगा, एक ऑडिट, एक प्रकार से जो एडिट करने के उसका अलग रखूँगा, कंप्यूटर के लिए टाइप करने के लिए अलग होगा, पीपीटी बनाने वाले के लिए अलग रखूँगा। तो कम से कम मैं कितने लोग को रोजगार दूँगा? हो सकता है मैं और बड़ा संस्था बढ़ाऊँगा तो मैं कम से कम 1600 लोगों का, 2000 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। एक व्यक्ति अगर चाहेगा 2000 लोग को रोजगार दे रहा है और 2000 लोग की वजह से कितने लोग का और घर चलेगा? तो ये जब तक माइंड में लोगों के विचार नहीं आएगा, अब पता चला मैं ही सोचूं, मैं ही काम ही करूं, मैं ही किसी जाऊँ, भाई काम लेने के लिए मत पैदा हो जाओ, काम देने के लिए पैदा हो जाओ। देखिए सब समाज, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। देश की हमारी आज जो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं दोस्तों कि 150 करोड़ आबादी, अगर माने 60% आपके पास युवा है, अगर उस युवा को स्किल्ड बना दिया जाता है, स्किल्ड बन गया, जैसे मैंने पढ़ के और ये काम कर रहा हूँ, अगर हर एक युवा, मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है, कोई एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है, कोई पता चला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़बरदस्त कर रहा है, कोई सर्विस सेक्टर को और बेहतर कर रहा है, सर्विस सेक्टर जैसे टीचिंग में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बिल्डिंग बना रहा, प्लांट बना रहा, डिज़ाइनें बना रहा, मोबाइल बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, सॉफ्टवेयर बढ़िया अच्छे खासा उसको ईजाद कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें मदरबोर्ड अच्छी डिज़ाइन दे रहा है, लिथियम के बजाय एक ऐसा बैटरी बना रहा है जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज हो जाए। जो नया इनोवेशन होगा, नई सोच वाला जनरेशन पैदा होगा, नई चीज़ का स्किल करेगा। कम जगह में, मान लीजिए किसी के पास आजकल बिल्डिंग जगह कम है, और वो ऐसा बिल्डिंग बनाता है कि एक ही रूम में कम से कम 10 बेड सेट कर देता है, एक ही रूम में पता चला 2 बढ़िया ऐसा चीज़ सेट करता है, अलमीरा भी बन गया, किचन भी बन गया, नहाने की व्यवस्था कर दिया। उसको लगेगा नहीं कि रूम छोटा नहीं है, बल्कि यहाँ पर 20 लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे माइंड का इनोवेशन करने वाला जब आएगा समाज में, तो सबको क्या होगा? रोजी रोटी मिलेगा, सबको रहने का घर मिलेगा और सबको सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए सरकार भी डिसीजन ले, इस पर खर्च भी करे, और सरकार कम से कम ये जो युवा शादी विवाह में फंस के अपना समय बर्बाद करता है, समय बर्बाद है। शादी अगर करता, क्योंकि भाई उसके पास जिम्मेदारी, अगर शादी ना करेगा तो समाज कहेंगे भाई अब कब तक रहोगे। अब कल मान लीजिए आज के अभी प्रेजेंट टाइम में एक नया रिसर्च भी आया है, अब जैसे जिस एज में हूँ,
आज के 20 साल बाद मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। अब जैसे मेरे एज के लोग, जो भी लोग होंगे, अगर 30% लोग, 40% वो शादियां ना करें, तो क्या देश की आबादी बढ़ेगी, घटेगी? वो घटना शुरू हो जाएगा। आने वाले पता चला बुढ़ों की संख्या बढ़ जाएगा 60%। उनको देखभाल करने वाला कौन होगा? किसी हॉस्पिटल में गए तो सब बुढ़े बुढ़े, कोई जवान है ही नहीं किसी को उठा के बैठा सके, कोई पानी पिला सके, दवा दे सके। इसलिए सरकार के लिए भी एक चुनौतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है तो युवाओं की शादी सही समय करो, अच्छी बात है, उनको सही रोजगार की व्यवस्था करो, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा बर्डन ना हो कि एक तरफ परिवार भी चलाते रहें और फिर सरकार ये उम्मीद रखे कि हमारे देश में लोग अच्छे डेवलपमेंट माइंड पैदा हो। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए समय निकालना पड़ता है। यही समस्या है भारत की। समाज की जो सिस्टम है वो ठीक ही है, लेकिन समाज के साथ साथ सरकार को भी देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज अब समस्या आ गया, देखिए पहले क्या होता, 17-18 शादी होता, 20 तक जाते, उस वक्त बॉडी जो फर्टिलिटी होती थी, अच्छे समय पे बच्चे पैदा हो जाते थे। अब लोग शादियां करते 30-35 पे जाते जाते उनकी बॉडी इतनी थक जाती है, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनकी बॉडी में इतनी फर्टिलिटी एनर्जी नहीं रहती कि अब चले कोई बच्चे की प्लान करे। अगर करते भी हैं तो बच्चा भी नहीं होता है। उस वक्त इतनी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाती है, बॉडी में इतना स्ट्रेस हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है, तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। तब वो सोचता है कैरियर को बेहतर करें या बच्चे के बारे में सोचे, क्योंकि एक एज के बाद इंसान के सोचने समझने की दायरा भी चेंज हो जाती है। तो देखिए, आप एक पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में क्या बात कर रहा है दोस्तों, यही चीज़ को बजट करना है। कितना लेबर, कितना मटेरियल, कितना आपका एक्सपेंसेस होगा, कितना पास रेवेन्यू होगा, किस सेक्टर पे ज़्यादा पैसा खर्च करना, किस सेक्टर पे कम करना है। अब जैसे मैंने अभी सोशल इशू का बात किया, सोशल इशू यही है दोस्तों, अगर सरकार योजना बनाती है तो युवाओं के बारे में सोचना शुरू करे, क्योंकि आज अगर युवा ऐसे डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा, शादी, भाई क्यों शादी करेगा? वो अपने पेट नहीं पालता, दूसरे का लाइफ कैसे पालेगा? लेकिन इससे ही क्या नुकसान होगा, देश की आबादी घट जाएगी, और देश की आबादी अगर घटेगी तो बूढ़ों की संख्या बढ़ेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो हमारी खर्चा सरकार पे किससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा? बूढ़ों की देखभाल के लिए। तो आप खुद सोचिए, या तो अभी युवा पे ही उसको ट्रेंड कर दो, उसको एक सब्सिडी के रूप में दे करके कम से कम वो बच्चे की भी पाल सके, घर भी चला सके, देश के बारे में भी सोच सके, तभी डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। आज अगर सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी, और कल पता चला जब बूढ़े हो जाएंगे आज के 30 साल बाद, 20 साल बाद, तब अगर सोचेगी तो सरकार की और ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। भाई कितना खर्च करोगे? अभी खर्च करोगे तो कुछ आउटपुट देगा, बुढ़ापे में ज़्यादा खर्च करोगे तो कुछ आउटपुट नहीं देगा। वही कहानी हो जाएगा कि पुरानी गाड़ी है, मेंटेनेंस पे ही ध्यान देते रहोगे, रोज मेंटेनेंस करोगे, प्रॉफिट कुछ नहीं देगा। अब अभी गाड़ी बढ़िया चल रही है, नई गाड़ी है, हल्का ग्रीसिंग करोगे, ऑयलिंग कर दोगे तो अच्छा एवरेज देगा। और यही गाड़ी पता चला थर्ड स्टेज में आ जाएगी, आप कितना उसमें बैरिंग चेंज करो, ये चेंज होता नहीं, किसी का घुटना चेंज हो रहा है, किसी का हार्ट चेंज हो रहा है, चेंज करने से क्या फायदा? वर्क तो उतना कर ही नहीं पाएगा 8 आवर, अगर कर देगा तो 1 आवर करेगा, तो 1 आवर से आपका क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स व्यू से बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक्सपेंसेस जो बनता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम इसी रूप में होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से होना बहुत जरूरी है। अब पूछेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? सतत विकास होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप एक पेड़ काटो तो उसके काटने से पहले 100 पेड़ लगा दो, 100 पेड़ की जब तैयार ग्रोथ अच्छा हो जाए तब उस पेड़ को काटो। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं देश में सतत विकास चाहता हूँ, तो युवाओं को अभी से ही उनके बारे में सोचना शुरू कर दो कि ठीक है भाई, जिनके पास 2 बच्चे हैं, कम से कम सरकार उनके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, और कभी भी कोई आकस्मिक घटना होती, कुछ भी होगा, उनके लिए LIC होता है, जीवन हो तो जीवन फंड जो भी बनता है, लाइफ इंश्योरेंस। और प्लस जो युवा काम कर रहा है तो उसके लिए एक साइड में कुछ कोर्स करने का मौका देता है, कुछ सीखने का, उसका फीस नहीं लेगा, बल्कि उस सरकार को सब्सिडी के रूप में देगा। तो जब अभी वो बच्चा भी पाल रहा है और कुछ अपना करियर बेहतर कर रहा है, सरकार को भी कुछ बेहतर करके दे सकता है। जब ये प्रक्रिया सोचोगी तभी समाज को बेहतर वो कर पाएगा। और कल वो जब बूढ़ा हो जाएगा और पता चला बच्चे भी नहीं किया, तो ये तो धरती का बोझ हो जाएगा, सरकार के लिए बर्डन हो जाएगा, और उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, तो सरकार के लिए तो और समस्या हो जाएगा।
क्योंकि एक व्यक्ति पे अगर 2 व्यक्ति लगाओगे तो व्यक्ति कहाँ से लाओगे। तो कहने का मतलब हमें दोनों, आज चाइना क्यों समस्या खड़ी हुई, जापान की क्यों खड़ी हो गई, यही तो कारण है। उसने डिसीजन कठोर तो लिया, लेकिन ऐसा डिसीजन लिया सस्टेनेबल तरीके से नहीं लिया। तो भारत सरकार को भी मेरा मैसेज है, अगर मेरा वीडियो जो भी लोग देखते हैं उस चीज़ को सोचे कि युवाओं के बारे में इतना जरूर सोचे, ना कि युवा आज के प्रेजेंट टाइम में क्यों नहीं लोग शादियाँ करते हैं। एक सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। युवाओं को आज से ही, अभी जो आने वाले भी हैं 5-6 साल में युवा आ रहे हैं, उनके लिए भी बारे में सोचें। इनोवेशन पैसा खर्च करें, कम से कम 6% जीडीपी का अपना पैसा जब तक नहीं खर्च करेगी तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। राजनीति करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये मत सोचे कि मैं अपनी पार्टियां मजबूत कर रहा हूँ। यही हुआ, जिस दिन गलत डायरेक्शन में जाएगा तो देश के लिए भी बहुत दुर्लभ हो सकती है। तो ये पॉइंट होता है दोस्तों। तो हम अपने देश को अगर बचाना है तो हर एक पॉइंट को सही तरीके से समझना है। और ये जो आजकल जातियाँ धर्मों पे बात होती है, इनको साइड में फेंक करके उनको तार्किक लॉजिकली सोचना डायरेक्शन दे, ना कि उनको अंधविश्वास पाखंडवाद में ढकेले। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको हर एक फील्ड से अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। ये पॉइंट होता है आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बजट कैसे बनाना चाहिए सरकार को, या आप कोई व्यापारी व्यक्ति हो तो अपने बजट को किस रूप में काम करोगे, कितना एक्सपेंसेस करना है, कितना रेवेन्यू लेना है। अगर उस रेवेन्यू से हमारा अच्छा आता है तो हम नेक्स्ट पॉइंट में कितना बैलेंस करेंगे, कौन सा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कैसे व्यवसाय को और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमने जो बात किया है सारे पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, हमने क्या क्या पढ़ा, रेशियो एनालिसिस, फिर उसके बाद कैश फ्लो, फंड फ्लो, ब्रेक इवन पॉइंट और बजटरी कंट्रोल सिस्टम। और एक पॉइंट और होता है जिसमें आप बोलते हैं टेंडर कॉस्ट, लेकिन वो कॉस्ट चैप्टर की बात है, बस इतना ही बहुत है। जितना आप पढ़ लो आपके लिए काफ़ी ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा, आज ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे तब कॉस्ट अकाउंट। आज इतना ही समझो, धीरे धीरे कॉस्ट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, एक एक पॉइंट करके रोज समझते रहेंगे। और इससे क्या होता है, देखो दोस्तों, आप एक प्रोफेसर बन रहे हो, आप कोई 12th के बच्चे तो हो नहीं। आपको अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो आप खाली सुनो, समझो, अपने माइंड को सोचने लायक बनाओ। पेपर क्या होता है आपका, सिर्फ मुझे लगता है कि कभी काल 20% या आपका 10%, कभी काल आपका 15%, 15% न्यूमेरिकल आता है, नहीं बाकी सब आपका थ्योरिकल होता है। तो थ्योरिकल को जब आप हर एक एंगल से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अब जो क्वेश्चन आता है ट्रेडिशनल तो आपको पता है किताबी, लेकिन किताब के साथ साथ करंट के साथ जोड़ के पढ़िए। गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी आ रही है, उस पॉलिसी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या आपका बैलेंसिंग, आप चले जाइए बैंकिंग सेक्टर के देखिए कि बैंकिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंकिंग पे अगर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो आम जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको इस व्यू में आपको सोचना शुरू कर दीजिए, तो आपका पेपर बहुत आसान हो जाता है, समझने में भी, पढ़ने में भी, और आंसर आप बना सकते हो। जिस दिन आप अपने अंदर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपके लिए पढ़ाई और आसान हो जाती है। पढ़ाई 12th तक एक रटन विद्या होती है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अवेयर किया जाता है, जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है। अब उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर, विजडम के आधार पर एनालिसिस करना सीखिए, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद सही तरीके जो आंसर बनता, सटीक आंसर बनता है, अच्छा आंसर बनता है, उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। तो आपको इंटेलेक्चुअल बनना है, प्रोफेसर बनना है, इस देश को बेहतर करना है, इस समाज को बेहतर करना है, इस वातावरण को शुद्ध करना है, ऐसे प्रोफेसर बनना है, ना कि हमें कोई रटन विद्या वाला प्रोफेसर बनना है। जो कोई पॉइंट पे बात करो तो उसका टू द पॉइंट बात करो। ये हम चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और इसका इम्पैक्ट क्या समाज पे होगा। इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई की महत्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज इतना ही है, फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। और धनतेरस की, दीपावली को आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। आप मन लगा के पढ़ाई करिए,
इंजॉय करिए, मिठाई खाइए, पटाखे दागिए, लेकिन याद रखें ज़्यादा पटाखे मत दागिएगा। वैसे ही इतना पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना। आप जागरूक हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके आसपास कोई बच्चा भी है तो उसको ठीक है, ग्रीन पटाखे आते हैं, इंजॉय करो। मैं नहीं कहता इंजॉय मत करो, मगर इतना ज़्यादा पटाखे मत फोड़ना, क्योंकि अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो आपको कम से कम वो कार्बन जो होती है आपको बॉडी में जाती है, आपको लंग्स पे प्रभाव डालती है, जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए दिए जलाइए, खुशियाँ बांटिए, एक दूसरे के घर जाइए, जो पुराने नए लोगों से मुलाकात करिए, अपने कुछ पल के लिए मिलिए, बातें करिए, और उस बातों में कम से कम एक दूसरे से मिलो तो पर्यावरण के बारे में जागरूकता की बात करो, अच्छी बातें करना, सिकवा गिले सब भूल करके। मेरा यही कहने का मतलब है। बाकी फिर अपने घर से वापसी जब करो पढ़ाई के लिए तो पूरा मन लगा के पढ़ाई करना। तो इस वक्त सभी लोग को मेरे तरफ से विश यू हैप्पी दिवाली। आप बढ़िया से आप दिवाली का शुभकामनाओं का अपना आनंद उठाइए, बढ़िया मिठाई खाइए, बढ़िया खाना खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो इतना ही दोस्तों, नमस्कार।